जैसा कि आप सबको विदित है, प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ साहित्यकार नासिरा शर्मा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक सप्ताह तक रोज उनकी एक कहानी सुनाने का निश्चय किया और रोज एक कहानी सुनाई। आज अंतिम कहानी सुना रही हूँ, मरुस्थल। साहित्य दिमागी खुराक होता है। आप उनकी इन कहानियों का आनंद लें। फिर आगे भी उनकी कहानियाँ कभी ज़रूर सुनाऊंगी। प्रस्तुत है कहानी मरुस्थल, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पिछली आंधी में गिरा पेड़ का वो तना आज खाली था। उधर से गुजरने वालों ने महसूस किया। आदत सी पड़ गई थी सबको, पहले उन दोनों को और फिर बाद में उन तीनों को वहाँ बैठा देखने की। अमलतास के पेड़ों में से एक पेड़ जड़ से उखड़ा था, मगर उसके गिरने से उस कोने के छायादार शामियाने में कोई कमी नहीं आई थी। शाखें, सूखी पत्तियां, मोटी डालें काट कर माली और उनके साथी ले गए थे। बस ये तना छोड़ गए थे जो अब बेंच का काम दे रहा था, जिस पर बैठकर वे तीनों चाय पीते हुए ढलते सूरज का तमाशा देखते थे। झुटपुटे के काले सफ़ेद जाले फैलने के बाद वे तीनों उठते और डामर की काली सड़क पर बस, मोटर और साइकिल से बचते हुए हॉस्टल की राह पकड़ते। ये उनका रोज़ का कार्यक्रम था। देखने वालों को भी आदत सी पड़ गई थी। पिछले एक हफ्ते से वो सूना तना सबको खल रहा था। उनकी आंखों में उपजी जिज्ञासा अब चिंता में बदल गई थी कि आखिर राकेश, हिब्बर, ममता मुखर्जी और इंदु राजन कहाँ खो गए हैं। वे लोग जो खामोशी से दूसरों को पढ़ते हैं और अपने आप एक कहानी बना लेते हैं और उस पात्र के साथ जीने रहने लगते हैं। कुछ ऐसा ही प्रोफेसर मेहता के साथ था। उम्र गुजर गई थी जवान लड़के लड़कियों को पढ़ाते हुए, मगर पुरानी आदत नहीं छूटी थी चेहरा पढ़ने और इंसान को समय समय पर देखकर उन सारे दृश्यों को जोड़कर एक बात समझने की। अक्सर वे बातें सच निकलती तो वे अपने सिक्स सेंस की संवेदनशीलता पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते थे। उनका ये शौक़ उन्हें हमेशा अपने में डुबोए रखता था। चेहरे पर खोयापन, सोचती आँखें और एकाएक बिल्कुल निजी सवाल कर बैठना उनकी आदत बन चुकी थी, जिसके कारण वे विद्यार्थियों में काफ़ी लोकप्रिय थे। ममता में उनकी विशेष रुचि थी। वो केवल उनकी शागिर्द नहीं थी, बल्कि उनके मित्र की बेटी भी थी। इसलिए उसकी विवेचना करना, उसके व्यवहार और अध्ययन पर नज़र रखना उन्हें अपने कर्तव्य की याद दिलाता था। आज भी क्लास से ममता गायब थी। घर फ़ोन किया तो नौकर ने बताया घर पर नहीं है। दोस्त से पूछा तो चुप रहे, जैसे कोई ख़ास बात ना हो। इस उम्र में अक्सर विद्यार्थी क्लास बोल कर जाते हैं, मगर प्रोफेसर मेहता को ये बात मामूली सी नहीं लग रही थी। कहीं पर कुछ टूटा था। क्या टूटा था, इसी का पता उन्हें लगाना था। फरवरी के शुरुआती दिन थे। ममता जब राकेश से मिली थी। ये मिलना आम मिलने से अलग सा था, इसलिए उसने राकेश को अपने डैडी से मिलवाया था। डैडी को राकेश पसंद आया था। साफ सोचने वाला समझदार सा लड़का, बाकी दक्षिण भारतीय लड़कों से कुछ अलग सा। शायद इसलिए कि लंबे अरसे तक उसके पिता बनारस में रह लिए थे, जिससे उसकी हिंदी भाषा बहुत अच्छी हो गई थी। ममता के घर में माँ पंजाबी और पिता बंगाली थे। अब उसका जीवन एक तीसरे कोण की तरफ मुड़ गया था। बरसात की झूमती घटा, जून की तेज धूप, लू के थपेड़े और शीत ऋतु की सनसनाती हवा के बीच इस नए खिलते जोड़े को सबने देखा था। उन्हें देखने की आदत सी पड़ गई थी। जब कभी वे अकेले कहीं खड़े पाए जाते तो लोगों की आंखें पूछ उठती, साथी कहाँ है। राकेश और ममता को जब से ये भेद पता चला था कि मामूली दोस्त का ये संदर्भ किसी अन्य आयाम की तरफ मुड़ गया है, तो वे दोनों जैसे सचेत हो गए थे। मिली स्वतंत्रता और स्वीकृति के बावजूद जैसे दोनों सावधान हो उठे थे। एक दूसरे को संभालते संवारते, एक विशेष दूरी को दिखाते हुए पहले से कहीं ज़्यादा नज़दीक हो रहे थे। अपने आसपास वालों से असली भाव छुपाने के चलते उनके बीच जाने कब इंदु आन टपकी, ममता की दोस्त, जिसको ममता और राकेश के बीच खिंची डोर का पता था। इसलिए वो आराम से शाम को घूमते हुए अक्सर उनके साथ होती। और जब से ये तना कैंटीन के पिछवाड़े वाली जगह पर गिरा था, तब से उन तीनों का अड्डा वहीं जमने लगा था। इंदु को अपना होने वाला जीजू बहुत पसंद था।
कभी कभी वो ममता पर प्यार भरा रौब भी गांठती कि वो ब्याह कर उसी की जाति बिरादरी में आने वाली है। क्लास में दबी जबान से चिढ़ाने के लिए भाभी भाभी कहती। ममता भी इस बात का सुख लेती, मगर ऊपर से अपनी नाराज़गी व्यक्त करती। इन तीनों की दोस्ती देख सभी उलझ से गए थे कि कौन लड़की राकेश के अधिक करीब है, या फिर राकेश दोनों को एक साथ टहला रहा है। और ये दोस्ती अगर एक दिन बड़े महाभारत का रूप धर लेगी तब। ममता के पिता प्रोफेसर मुखर्जी मुतमईन थे। उनका विश्वास था कि प्रोफेसर मेहता ममता को लेकर गैर ज़रूरी सवालों में उलझे रहते हैं। जवान नस्ल और अपने माहौल के बारे में पूरी तरह जागरूक और सचेत है। उनके संबंध पुरानी परिपाटी पर न चलने के बावजूद निष्ठा का अपना व्याकरण रखते हैं, जो उनके जीवन के वाक्य विन्यास की सुंदर रचना करती है। प्रोफेसर मेहता को ममता का यूँ क्लास और लाइब्रेरी से गायब रहना किसी तूफान की पूर्व सूचना जैसा लग रहा था। इंदु की भटकी काया उन्हें कई बार गैलरी, सीढ़ी और सेमिनार हॉल में नजर आई, मगर वो उसकी भौचक आंखों की वीरानी में कुछ पढ़ नहीं पाए। राकेश पिछले 2 सप्ताह से गायब था। विभाग में कोई सूचना नहीं थी। प्रोफेसर मेहता अंधेरे में रोशनी की तलाश में अक्सर शाम को अकारण उन जगहों से गुजरते जहाँ पर लड़के लड़कियों का झुंड बैठा होता, मगर अफसोस उन्हें वे तीनों न एक साथ न अलग अलग कहीं नजर आए। उनकी बुरी कहानी कहीं ठहर गई थी। किसी भी पात्र का विकास वो नहीं कर पा रहे थे। 6 सेंस की बैटरी भी क्षीण सी पड़ने लगी थी। उनके अंदर चलने वाला पथिक बेचैन हो उठा था। ममता, इंदु और राकेश का वो त्रिकोण अपने अंदर समीकरण बदलने लगा था। ममता पहले हंसती थी जब राकेश और इंदु बीच बीच में अपनी भाषा बोलने लगते थे। फिर कुछ खाने पीने में दोनों की पसंद एक होने लगी और ममता अकेली पड़ने लगी, जिसके कारण वो उन्हीं का साथ देने लगी, जैसे राकेश पहले उसी की पसंद को अपना रहा था। ये दरार ममता को महसूस तो हुई, मगर अखरी नहीं। आखिर इंदु और राकेश एक भाषी, एक इलाकाई थे। दोनों के बीच सब कुछ साझा था, तभी तो वे कभी खान पान, कभी पहनावे, कभी तीज त्योहार, कभी परिवार, कभी भाषा को लेकर इस तरह एक दूसरे में डूब जाते कि ममता को लगता कि वो एकदम अजनबी सी वहाँ बैठी है, बल्कि अब वो इंदु की भूमिका अदा कर रही है और इंदु ममता की। मगर राकेश, क्या राकेश ने अपने को इंदु में देखना शुरू कर दिया है, या फिर अनजाने ही वो अपने परिवेश के आकर्षण के जाल में फंस इंदु में अपना भविष्य तलाश करने लगा है? ये दौर ममता की परीक्षा का था। उदासी में डूबी वो अनेक प्रश्नों से टकराती जो उनके बीच एकाएक उसे नजर आने लगे थे। उसका खामोश होना दोनों को महसूस ना होता, उसका पीछे छूट जाना उन्हें याद न रहता। अपनी अवहेलना का यह नया संदर्भ ममता के लिए जानलेवा साबित हुआ और एक दिन वो परिदृश्य से एकाएक गायब हो गई, बीमारी के बहाने, ताकि अपनी जन्मभूमि का वो आकर्षण पूर्ण रूप से एकाकार हो जाए। उस शाम गुलाबी जाड़े की एक बेहद हसीन शाम थी, जब राकेश और इंदु अकेले उस तने पर बैठे थे। दोनों ने चाय पी। रोज की तरह गप मारने की जगह वे खामोश रहे। आज इस खामोशी में उन्हें पहली बार अपने दिल की धड़कन सुनाई पड़ी, जो कुछ अलग सी थी, कुछ ऐसी जो पहले आकर्षण के समय मध्यम तालों में बजती है। दोनों ने परेशान होकर एक दूसरे को देखा। नज़र मिलते ही घबरा कर सामने देखा, जहाँ सड़क पर गुजरने वाले उन्हें घूर रहे थे। झुरपुटे का अंधेरा उनके आसपास डोलने लगा। अमलतास की छितरी पत्तियों से ताकता नीला आसमान अपनी रंगत बदल बैठा, और तब जाने क्या हुआ कि राकेश का कांपता हाथ इंदु के हाथ पर था और समय वही था, मगर दृश्य दोहराए जाने से पात्र बदल गए थे। उधर से गुजरते हुए टहलने के बहाने प्रोफेसर मेहता ने एक नाजुक सा कांपता अक्स अंधेरे के पर्दे पर उभरता देखा और दंग से रह गए। उनकी इंद्रियों को झटका लगा, शायद इसलिए भी कि कल्पना ने उनको कहानी का ये मोड़ नहीं सुझाया था। उन्होंने वहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा और न अपने मित्र के घर जाना ही। वो इस समय सीधे घर जाकर अपने स्टडी रूम में आंखें बंद कर बैठना चाहते थे। सोचना चाहते थे कि बदन की केमिस्ट्री भी वास्तव में अपना वजूद रखती है, जो यूँ फार्मूला बदल जाता है।
उनको अजीब सी थकान ने आ दबोचा और वो आहिस्ता आहिस्ता पगडंडी के रास्ते अपने घर की तरफ जाने लगे। आज उन्होंने भी अपना रास्ता बदल डाला था अनजाने में। कई सप्ताह बाद तीनों में सिर्फ 2 व्यक्ति नजर आए, अलग अलग, अपने में खोए खोए से, किसी भटकी आत्मा की तरह डोलते हुए। और ये कायाएं थीं इंदु व ममता की। वो पेड़ का तना पिछले 1 महीने से खाली पड़ा था। उस पर ना कोई नया जोड़ा आकर बैठा था और ना कोई समूह चाय पीता हुआ दिखाई दिया। देखने वाले भी उन तीनों के त्रिकोण को भूलने लगे। कुछ लोग अलबत्ता जिज्ञासावश ममता को खोई, खामोश, अकेली जाते देख पूछना चाहते कि राकेश कहाँ है, मगर फिर खुद ही हंस पड़ते कि उनका इस प्रश्न से क्या संबंध। इम्तिहान के दिन थे, मगर राकेश का कहीं पता नहीं था। इंदु और ममता दोनों अलग अलग खामोश परीक्षा हॉल से निकलती और बिना कुछ बोले हॉस्टल एवं घर की तरफ मुड़ जाती। उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव रहता जिसमें अचंभे की छाप की 5 उंगलियां साफ उभरी दिखती। उनके जवान चेहरे से जैसे खुशी रूठ गई थी। अंतिम दिन जब यूनिवर्सिटी बंद हो रही थी, तब भी इंदु ने न ममता से विदाई ली, न ममता उसको सामान के संग स्टेशन जाने वाली बस पर छोड़ने आई। प्रोफेसर मेहता के लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि उनका सबसे बेहतर विद्यार्थी और बीच पढ़ाई में गायब हो जाए और उसका कारण उन्हें पता न चले। उस दिन शाम को भी जो सच उन्होंने देखा था वो दरअसल इतनी बड़ी कोई घटना नहीं थी जिसको लेकर कोई अपना कैरियर खराब कर डाले। फिर जोड़े तो किसी भी अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले बदलते रहते हैं, ये भी उन्होंने जीवन की लंबी यात्रा में देखा है। फिर वो कौन सी बात थी जिसने राकेश हिब्बर को यूँ बौखला दिया। ऊपर से ममता और इंदु की दोस्ती टूट गई। दोनों खामोश और उदास रहती हैं। क्या इन तीनों में कोई लड़ाई है? कोई कुछ बोले, मुंह खोले तो आदमी मदद भी करे। इस तरह गुमसुम बन अंदर अंदर अपने फैसले ले लेना नई नस्ल की पुरानी आदत है। अपने से बड़ों को ये कुछ समझते ही नहीं है। मैं उसको बुलाकर कई बार बातों बातों में हकीकत जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। हिब्बर यूँ क्यों परिदृश्य से एकाएक खारिज हो गया? लेकिन ये लड़कियाँ किस चालाकी से असली बात छुपा जाती हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और पूछने वाला नाहक उनकी जान के पीछे पड़ा है। ये शातिर नस्ल हमारी ही पैदा की हुई है, फिर इतना फ़र्क कैसे? जुलाई के अंतिम सप्ताह में यूनिवर्सिटी खुल गई। नए पुराने लड़के लड़कियों के बीच सूने गलियारे, क्लासरूम, कैंटीन, हॉस्टल फिर चहक उठे। वातावरण नई ऊर्जा से महक उठा। ताज़ा चेहरे के साथ लौटे पुराने विद्यार्थी अपने रूटीन पर लौटने लगे थे। इन सारे हंगामों के बीच एक दिन ममता और इंदु का सामना हो गया। दोनों की आंखें चमकी। ममता ने धीरे से हाय कहा और इंदु ने खुली मुस्कुराहट से उसका स्वागत किया। फिर दोनों अपनी अपनी दिशा की ओर चली गईं। राकेश हिब्बर इस सत्र में भी नहीं लौटा था। ये दोनों को पता चल गया था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका था। नए लड़के लड़कियां भी अब अपने को थोड़ा बहुत पुराना महसूस करने लगे थे। किताब की इकलौती दुकान पर शाम को काफ़ी भीड़ लगने लगी थी। प्रोफेसर मेहता अक्सर ममता को देखते तो सोचते कि क्या ये लड़की अपने पहले जख्म को भूल पाएगी, और ये लड़की इंदु, इसकी कौन सी भूमिका इन दोनों के बीच रही है, खलनायकी की या फिर? प्रोफेसर मुखर्जी पहली बार बेटी के लिए चिंतित हुए थे। हिब्बर के न लौटने पर उन्होंने बेटी से कुछ पूछा था, मगर उसके जवाब उन्हें खुद सवाल जैसे लगे। वो उन्हें परेशान सी लगी, मगर उस परेशानी को उसने बांध बनाकर जैसे रोक रखा था। उन्हें बेटी पर भरोसा था कि वो इस सागर को पार कर लेगी। उन्हें न इंदु का संदर्भ पता था, न उन्होंने प्रोफेसर मेहता की तरह कुछ देखा था कि वो सोच में भटकते। बस उन्हें इतना ही महसूस हुआ था कि उस लड़के की कोई मजबूरी रही होगी, वरना यूँ सब कुछ बीच में छोड़कर चले जाना किसी भी विद्यार्थी के लिए उचित न था। ममता की माँ अलबत्ता परेशान थी। उन्होंने कई बार ममता को रात में रोते देखा था। भीगे तकिया पर बिखरे बालों को उसके सो जाने के बाद संवारा था। वो कुछ भी नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ, मगर उन्होंने महसूस कर लिया था कि ममता किसी पीड़ा से गुजर रही है। पूछने पर बताएगी नहीं। वो उन पर पड़ी है, बहुत कुछ खामोशी से पी जाना। सच का अपना सुख दुख होता है और झूठ का भ्रम अधिक कष्टदायक होता है। सो उन्हें विश्वास था
कि सच ममता को शक्ति भी देगा और उसको संभाल भी लेगा। इस विश्वास के चलते उन्होंने ममता को कभी कुछ पूछकर परेशान नहीं किया, जिससे ममता के अंदर फैला व्यथा सागर अपने आप से बटने लगा था। वो पहले से काफ़ी संभल चुकी थी। शाम को अकेले टहलते हुए वो सड़क या चाय के ढाबे की तरफ नहीं जाती थी। इमारत के पीछे फैली पगडंडियों में वो झरबेरी की झाड़ियों से बचती बचाती दूर निकल जाती थी। उसका बचपना कहीं खो गया था। उसको किसी चीज़ की खोज थी जो उसको सुकून दे सके। बादलों, पहाड़ियों, चिड़ियों और चलती हवा के बीच वो भी अपने को उनका ही हिस्सा समझने लगी थी। ऐसी ही एक शाम को प्रोफेसर मेहता उसको इमारत के पीछे कार पार्किंग में मिल गए। प्रोफेसर मेहता को जिस ममता की तलाश थी आज उनके सामने खड़ी थी, जिसको पढ़ना समझना जरा भी मुश्किल नहीं था। उनको अब कहानी के अन्य पात्रों में जरा भी दिलचस्पी नहीं रह गई थी। उनका सारा ध्यान ममता पर था। आज वो जान गए थे कि सड़कों पर टहलती ममता को अपने अंदर यात्रा करने का सलीका आ गया है। सो वह अब भटकेगी नहीं, बल्कि बहुत कुछ सुलझाकर ज़िंदगी जैसी है वैसी समझने की कोशिश करेगी। अगस्त के अंत में क्लास शुरू होने के साथ इंदु और ममता की मुलाकातें रोज़ होने लगीं, मगर खामोशी की रेखा को किसी ने नहीं तोड़ा। राकेश हिब्बर इस सत्र में भी नहीं आया था। ये सबको पता चल गया था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गए थे। प्रोफेसर मेहता भी उस दिन निराश हो उठे थे जब उन्हें पता चला कि राकेश का कोई आदमी यूनिवर्सिटी का बकाया अदा करके उसके हॉस्टल का कमरा खाली कर गया। प्रोफेसर मेहता को लगा उनकी एक कहानी उनकी सोच की ज़मीन पर अब आगे नहीं लिखी जा सकती है। बेकार पात्रों का पीछा करना अपने को और उलझन में डालना है। फिर भी वो राकेश की जगह स्वयं को रखकर स्थिति को कई कई कोण से देखते। अपने को इतनी छूट भी दे देते कि चलो राकेश के मन में एक साथ दो लड़कियों का प्रेम उभरा तो उसमें भागने जैसी क्या बात थी। आखिर वो जवान लड़का था। इस गुत्थी को सुलझाना ऐसा कौन सा कठिन काम था। अक्टूबर की एक गुनगुनी दोपहर को जब सूरज की किरणें तिरछी होकर अमलतास के पेड़ों से लिपट रही थीं, उस समय सड़क से गुजरने वालों ने देखा कि खाली तने पर ममता और इंदु साथ साथ बैठी हैं। फिर राकेश भी यहीं कहीं होगा, शायद 3 चाय लेने काउंटर पर खड़ा होगा। यह संतोष राह चलने वालों को आश्वस्त कर गया, मगर ममता और इंदु को नहीं। वे दोनों चुप थीं, कहीं दूर खोई हुई। शब्द अपनी सार्थकता जैसे खो बैठा था। भावना अपना रास्ता तलाश कर रही थी। सो वे एक दूसरे के मन का दरवाज़ा खोल वो सब समझने की कोशिश कर रही थीं जो उनके साथ चंद माह पहले घटा था। आखिर किसने किसके साथ छल किया था जो अकस्मात वो सब ढह गया जो मजबूती से अपना आकार ले रहा था। उन्हें इसका जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि संवेदनाएं कभी ठहरा जल बनकर थम जाती हैं तो कभी बांध तोड़कर विस्तार पा जाती हैं। तने पर बैठी वे दोनों अब रोज़ एक साथ चाय पीती, हर उस जगह जाती, खाती पीती घूमती जहाँ कभी राकेश उनके साथ होता था। उन्हें कैंपस में घूमता हर शख्स देखता और अपनी तरह से सोचता था। वे दोनों भी एक सवाल ही लिए घूम रही थीं कि वो सब हुआ कैसे। हिब्बर कभी न लौटने के लिए आखिर क्यों चला गया। उनका ये खालीपन पुरानी यादों से कभी संपूर्णता से भर उठता और कभी किसी वीराने की तरह उन्हें यादों के मरुस्थल में भटकने के लिए छोड़ देता। अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी मरुस्थल। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।